स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। जैसा कि दोस्तों हमारा चल रहा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वर्षमित इतिहास, जो हिंदी से रिलेटेड जैसे कि यूजीसी नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जो हिंदी से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अब शुरू करेंगे दोस्तों। आज हमारा पार्ट है 14। इसके पहले हमने 13 पार्ट कर चुके हैं, तो आप उसको देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रीतिकाल चल रहा है हमारा, तो पार्ट हमारा 14 है। तो आज हम शुरू करेंगे रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नांकित हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो रीतिकाल के जो रस निरूपक कवि हैं और ग्रंथ जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले जो कवि रचनाकार है तोष निधि, तो इन्होंने कौन सा रस निरूपक ग्रंथ लिखा है? इन्होंने शोध निधि लिखा है, ठीक है। अगले कवि हैं मतिराम, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो इन्होंने रसराज नामक ग्रंथ की, जो रस निरूपक कवि हैं। तो रस निरूपक ग्रंथ को है रसराज मतिराम ने लिखा है। तो अगले कवि हैं देव, देव ने कौन कौन सी रचना की है? तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, तो ये इनकी रस निरूपक ग्रंथ हैं, ठीक है। अगले रचनाकार हैं भिखारीदास, इनके रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रस सारांश, श्रृंगार, निर्णय। अगले कवि हैं रसलीन, इन्होंने रस प्रबोध, जो इनकी रस निरूपक ग्रंथ हैं। अगले कवि हैं पद्माकर, इन्होंने जगत विनोद नामक रस निरूपक ग्रंथ लिखा है। अगले कवि हैं बेनी प्रवीण, इन्होंने नवरस तरंग नामक रस निरूपक ग्रंथ लिखा है। अगले कवि हैं प्रताप शाही, इनकी रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, जो कौन सी रचना होगी? इनकी रस निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। सुखदेव मिश्र, इनकी कौन कौन सी रचना है? तो रस रत्नाकर, रसावरण और श्रृंगार लता। अगले कवि हैं मंडल, इन्होंने रस रत्नावली लिखा है। अगले कवि हैं ग्वाल, जो रसरंग नामक काव्य की रचना लिखी है। अगले कवि हैं श्रीपति, जो रस सागर नामक काव्य की रचना की है। अगले कवि हैं याकूब खां, जो रसभूषण नामक काव्य की रचना की है। अगले कवि है रघुनंग रघुनथ रघुनाथ, जो काव्य कलाधार नामक ग्रंथ की रचना की है। रघुनाथ काव्य काव्य कलाधर नामक काव्य की रचना की है, ठीक है, ग्रंथ की। अगले कवि जो हैं उदयनाथ कावेंद्री, थोड़ा रघुनाथ होगा, ध्यान देंगे। अगले कवि हैं उदयनाथ कावेंद्र, इन्होंने रस चंद्रोदय नामक काव्य की रचना की है, ग्रंथ की। अगले कवि हैं शंभुनाथ, शंभुनाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो रस कल्लोल, रस तरंगिणी नामक। समनेश, इन्होंने रसिक विलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है, जो रस निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। ध्यान देंगे रस निरूपक ग्रंथ चल रहे हैं। रस निरूपक अगले कवि है उजियारे, जिसे दौलत राम कहा जाता है। तो रस चंद्रिका, जुगल प्रकाश नामक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। अगले कवि हैं राम सिंह, इन्होंने रस निवास नामक ग्रंथ लिखे हैं। अगले कवि हैं सेवादास, इन्होंने रस दर्पण नामक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। अगले कवि हैं बेनी बंदीजन, इन्होंने रस विलास नामक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। अगले कवि हैं करण कवि, इन्होंने रस कल्लोल नामक ग्रंथ की रचना की है। अगले कवि जो है नवीन, इन्होंने रस तरंग नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। और चंद्रशेखर, इन्होंने रसिक विनोद नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। शोभनाथ, इन्होंने श्रृंगार विलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। कृष्ण भट्ट देवऋषि, इन्होंने श्रृंगार रस माधुरी नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। यशवंत सिंह ने श्रृंगार शिरोमणि नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। लाल कवि गोरेलाल, जिन्होंने विष्णु विलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो ये जो रस निरूपक ग्रंथ थे, उनके कवि और उनके जो ग्रंथ है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो ध्यान दें कि जो हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी पहली रचना है रस विलास, दूसरी रचना है छंद विचार पिंगल, तीसरी रचना है श्रृंगार मंजरी, चौथी रचना है कविकुल कल्पतरु, पांचवी रचना है कृष्णचरित, छठवीं रचना है काव्य विवेक, सातवीं रचना है काव्य प्रकाश, आठवीं रचना है कवित्व विचार और नौवीं रचना है रामायण। तीन किनकी रचना है? चिंतामणि जी की, ठीक है। ये रीतिबद्ध कवि है। अगले कवि हैं कुलपत मिश्र, कुलपत मिश्र की कौन कौन रचना है? तो रस रहस्य, संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नखशिख, द्रोण पर्व, तीन की रचनाएं हो गई कुलपत मिश्र जी की। अगले कवि हैं कुमारमणि, तो कुमारमणि कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? रसिक रंजन, रसिक रसाल, तीन की कुमारमणि जी की रचनाएं हो जाएंगी, जो कि ये रीतिबद्ध कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं रीतिबद्ध की।
की रचनाएं हैं। जात विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। तो ये इतनी 8 रचनाएं किनकी हो जाएंगी? देव की। अगले कवि हैं शोभनाथ। शोभनाथ की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये शोभनाथ की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं सोमनाथ। सोमनाथ की जो रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। तो ये किनकी रचनाएं हो गई? सोमनाथ जी की हो गई। अगले कवि हैं भिखारी दास। तो भिखारी दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारणय पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका। तो ये किनकी रचनाएं हो गई? भिखारी दास की रचनाएं। ध्यान देंगे, ये परीक्षाएं पूछी जाती हैं। अगले कवि हैं रसिक गोविंद। रसिक गोविंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो रसिक गोविंद की रचना है रसिक गोविंद, गोविंदानंद घन और पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। तो किनकी रचनाएं हो जाएंगी? रसिक गोविंद जी की रचनाएं हो जाएंगी। अगले कवि हैं प्रताप शाही। प्रताप इनकी काव्य विलास 1809 ईस्वी में, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्शिक। तो इनकी प्रताप शाही की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं अमीर दास। अमीर दास की रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है सभा मंडन 1827 ईस्वी में, वृत्त चंद्रोदय 1830 ईस्वी में, व्रजविलास सत्सई 1832 ईस्वी में, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 ईस्वी में, शेर सिंह प्रकाश 1840 ईस्वी में, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, धूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। तो किनकी रचना है? ये अमीर दास जी की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं ग्वाल। तो ग्वाल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली रचना इनकी है यमुना लहरी। तो यमुना लहरी पहली रचना है किनकी? ग्वाल की। अगली रचना है भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्शिक। ध्यान देंगे, कृष्णजू को नक्शिक, धूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विषा, कुब्जाष्टक, खड़ऋतु वरण। ये किनकी रचनाएं हो जाएंगी? ग्वाल की रचनाएं हो जाएंगी। अगले कवि हैं तोष निधि। तोष निधि की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। ये किनकी रचनाएं हैं? तोष निधि की रचनाएं हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये रीतबद्ध कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान देंगे, रीतबद्ध कवियों की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं रसलीन। रसलीन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रस प्रबोध 1741 ईस्वी में, अंग दर्पण 1737 ईस्वी में। अगले कवि हैं पद्माकर भट्ट। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, रचनाएं हैं। तो पद्माकर भट्ट की रचनाएं हैं। ठीक है। अगले कवि है बेनी प्रवीण। तो बेनी प्रवीण की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली रचना है इनकी श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। तो बेनी प्रवीण की कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसारण्य, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। तो सुखदेव मिश्र की ये रचनाएं हो जाएंगी। और भी कवि हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये रीतबद्ध कवि हैं और उनकी रचनाएं चल रही हैं। अगले जो रीतबद्ध कवि हैं यकूब खां। तो यकूब खां की कौन सी रचना है? रसभूषण 1812 ईस्वी में। अगले कवि हैं उजियारे दौलत राम। इनकी कौन सी रचना है? तो रस चंद्रिका, जुगल रास प्रकाश। ठीक है। अगले कवि हैं राम सिंह। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंक दर्पण, रस निवास। अगले कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी कौन कौन सी रचनाएं हैं? रसिक विनोद, नखशिख, वृंदावन शतक, गुरु पंचशिखा, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट प्रबंध काव्य। तो इनकी चंद्रशेखर वाजपेयी की ये रचनाएं हो जाएंगी। एक बार पुनः बता दें दोस्तों, ये जितनी भी रचनाएं चल रही हैं कवि हैं
लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, लालित ललाम, सतसई, अलंकार पंचशिका, वृत्त कौमुदी। 3 रचनाएं हो जाएंगी मती राम जी की। अगले कवि हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि। तो कृष्ण भट्ट देव ऋषि की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहली रचना इनकी है श्रृंगार रस माधुर्य 1712 ईस्वी में। दूसरी रचना है अलंकार कलानिधि। ठीक है, तो ये कृष्ण भट्ट देव ऋषि जी की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहली रचना है वाराव दुविनोद। दूसरी रचना है राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद। तीसरी रचना है कालिदास हजारा। ठीक है, ध्यान देंगे 3 रचनाएं हैं इनकी कालिदास त्रिवेदी जी की। अगले कवि हैं जसवंत सिंह। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जसवंत सिंह की रचनाएं हैं भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं, ध्यान देंगे। अगले कवि जो है भूषण। भूषण कौन कौन सी रचनाएं हैं? शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, शिवा भवानी, छत्रसाल शतक। तो ये इनकी भूषण की रचनाएं हो जाएंगी। अगले कवि है गोप। गोप की कौन कौन सी रचना है? रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। तो ये गोप की रचना है। अगले जो कवि है रसिक सुमित। रसिक सुमित की कौन कौन सी रचनाएं हैं? अलंकार चंद्रोदय 1729 ईस्वी में। अगले कवि है रघुनाथ बंदीजन। रघुनाथ बंदीजन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो रसिक मोहन 1739 ईस्वी में, काव्य कलाधर 1745 ईस्वी में और जगत मोहन 1750 ईस्वी में। तो ये जो है रीतबद्ध शाखा के जो कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे अगले कवि हैं हमारे दूल्हा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण। ठीक है, कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। अगले कवि है रसरूप। रसरूप की कौन सी रचना है? तुलसी भूषण 1754 ईस्वी में। अगले कवि है सेवादास। सेवादास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म, अलवेले लालजू को नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। ये सेवादास की रचनाएं हैं। अगले कवि है मंडन। मंडन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रत्न, नैन पचासा, जानक पचीसी। तो ये मंडन की रचनाएं हैं। अगले कवि है गिरधर दास। गिरधर दास की कौन सी रचनाएं हैं? तो भारती भूषण 1833 ईस्वी में। अगले कवि है भूषण मुरलीधर। तो भूषण मुरलीधर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी, अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी में। अगले जो कवि हैं राम सहाय। राम सहाय कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं वृत्त तरंगिणी 1816 ईस्वी में और अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी में, वाणी भूषण। और अगले कवि हैं माखन। माखन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 ईस्वी में। अगले कवि हैं दशरथ। दशरथ की कौन रचना है? वृत्त विचार 1799 ईस्वी में। अगले कवि हैं सूरत मिश्र। सूरत मिश्र की जो रचनाएं हैं अलंकार माला, रसरत्न माला, रस रसग्राहक चंद्रिका, रंकशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। तो ये सूरत मिश्रा की रचनाएं हैं। और अगले कवि हैं उदयनाथ कविंद्र। तो उदयनाथ कविंद्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। तो उदयनाथ कविंद्र की रचनाएं हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जितने भी कवि थे रीतबद्ध शाखा कवि थे उनकी जो रचनाएं हैं उनको हमने देखा है। आगे देखते हैं। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है। तो भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा पर भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था, ध्यान देंगे। आगे है माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। आगे है हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अपभ्रमित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो हिंदी में रीत का अर्थ क्या है? काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसको पंथ से भी अपभ्रमित किया गया है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो पहला उदाहरण है केशवदास की द्वारा, समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। तो पंथ का उपयोग किया है इन्होंने, ठीक है। अगला है चिंतामणि। तो इन्होंने क्या कहा है? रीत सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार। अगले जो कवि है मतिराम। तो मतिराम क्या कहते हैं? सो वृषब्ध नवरोड़ यो वर्णत कवि रसरीत। अगले कवि भूषण है। उन्होंने क्या कहा है? सुकविन हूँ कछु कृपा समुझ कवनि को पंथ।
ठीक, पंथ इन्होंने कहा है। अगले कवि हैं देव। देव ने क्या कहा है, अपनी अपनी रीति के काव्य निपुण कर्म कवि को, जो ज्योति ही काव्य कहत सब कोई। अगले कवि शोभनाथ है। शोभनाथ ने क्या कहा है, छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के जान। अगले कवि हैं भिखारीदास। भिखारीदास क्या कहते हैं, काव्य की रीत सीखी सुख विनसो। अगले कवि हैं अरु कछु मुक्तक रीत लिख कहत एक उल्लास। अगली पंक्ति है बंदहु सुकविन के चरण अर सुकविन के ग्रंथ जाते कछु अहू हाओ हूँ लहे कविता के पंथ। ये भिखारीदास द्वारा कहे हैं। अगले जो कवि हैं दूल्हा। दूल्हा ने क्या कहा है, थोड़े क्रम क्रम में कहीं अलंकार की रीति। और अगले कवि जो पद्माकर। पद्माकर जी क्या कहते हैं, ताही को रति कहते रस ग्रंथन की रीत। बेनी प्रवीण ने क्या कहा है, या रस अरु नव तरंग में नव रस रीत ही देख अति प्रसन्न है ललन जी कीन्हे प्रीति विषेखी। प्रताप शाही क्या लिखते हैं, कवित रीत कछु कहते हैं व्यर्थ अर्थ चित लाए। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। तो बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, और देव ने लिखा है कि सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। उन्होंने, ध्यान देंगे, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। आगे देखते हैं रीत काव्य को यौवन का रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। तो रीत काव्य को क्या कहा जाता है, यौवन का रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। आगे नलिन विलोचन शर्मा को रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषी का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो नलिन विलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य को आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। दोस्तों इसके आगे देखते हैं रीत से जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। तो आचार्य राम शुक्ल ने बिहारी को कैसा कवि माना है, रसवादी कवि माना है, और डॉक्टर नागेंद्र ने क्या माना है, ध्वनिवादी स्वीकार किया है। आगे श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। तो ध्यान देंगे, श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन देख लेते हैं। तो जन्म मृत्यु कहाँ, जीवन काल क्या है, 1595 से 1663 ईस्वी। जन्म स्थान क्या है, गोविंदपुर है। पिता का क्या नाम है, केशवदास। गुरु कौन है, नरिहर दास। संप्रदाय कौन सा, निम्बार्क। और आश्रयदाता कौन है, महाराज जय सिंह। ध्यान देंगे, ये बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन परिचय है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। तो बिहारी लाल की एकमात्र रचना कौन सी है, बिहारी सतसई है, जो दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा कैसी है, ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा के कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। तो बिहारी लाल की जो इनकी काव्य है बिहारी सतसई, तो प्रशंसा में कवि ने क्या लिखा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे वेद सकल शरीर। ये पंक्तियाँ कवि ने लिखी है बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में। बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। ध्यान देंगे, टीका यानी कि उसका तो बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हुए हैं। तो प्राप्त टीका यानी होता है अनुवाद। ठीक है, ध्यान देंगे, टीका यानी होता है अनुवाद। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखा है। तो बिहारी सतसई पे हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र जो कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रजभाषा में लिखी है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नलिखित हैं। तो आगे देखते हैं जो बिहारी सतसई के जो उन्होंने अनुवाद किया है बिहारी सतसई का, उनके बारे में। तो पहले कवि हैं कृष्णलाल कवि। तो कृष्णलाल कवि ने कौन सी टीका लिखी, कृष्णलाल की टीका।
प्रत्येक दोहे पर सवैयों में विवेचन किया है। अगले कवि हैं सूरत मिश्र। इन्होंने अमर चंद्रिका नामक टीका लिखा। टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। अगले कवि हैं लल्लू लाल। इन्होंने लाल चंद्रिका नामक टीका लिखा है। अगले कवि हैं प्रभुदयाल पांडे। इन्होंने प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है। अगले कवि हैं अंबिकादित्य व्यास। इन्होंने बिहारी बिहार नामक टीका लिखी है। दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन किया है। अगले कवि हैं पद्म सिंह शर्मा। इन्होंने संजीवनी भाष्य नामक टीका लिखा है। तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किया है। आनंदीलाल शर्मा। इन्होंने फिरंगे सस्सई नामक टीका लिखा है। इन्होंने फारसी भाषा में लिखी गई का यही मानी गई है। आगे देखते हैं बिहारी सस्सई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। तो बिहारी सस्सई का अन्य भाषा में जो अनुवाद किया गया है, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती संस्कृत भाषा में लिखा है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। इन्होंने गुलदस्त बिहारी अनुदित किए हैं उर्दू भाषा में। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या 713 माना है। तो बिहारी लाल की जो समस्त दोहों की संख्या कितनी है, ध्यान देंगे 719 है, लेकिन रत्नाकर ने जगन्नाथ रत्नाकर कितना माना है, 713 दोहे माने हैं। आगे देखते हैं बिहारी सस्सई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। तो बिहारी सस्सई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों पर पड़ा है। पहले कवि हैं आमरुख। इनकी कौन सी रचना है, अमरुख शतक। कैसी कौन सी भाषा इनकी है, संस्कृत भाषा है। अगले कवि हैं हाल शालिवाहन। तो इन्होंने कौन सी रचना की है, तो इन्होंने की है गाथा सप्त सती। कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। अगला है गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य ने कैसे लिखा है, आर्या सप्तशती। ठीक है, आर्या सप्तशती इनकी रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। के तथा बिहारी दोहा के बादशाह थे। ध्यान देंगे, हाल जो है गाथा के, गोवर्धन जो है आर्या के, और बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शूल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें कही हैं। तो ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शूल के जो बिहारी के संदर्भ में बातें कही हैं, पहला पंक्ति है जो आचार्य रामचंद्र शूल ने लिखा है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ उतना किसी को नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। ये किसका पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शूल ने बिहारी के बारे में बताया है, बिहारी सस्सई के बारे में। आगे कहा है उन्होंने कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आगे कहते हैं, जिस कवि में कल्पना का समाहार शक्ति के साथ भाषा का समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। अगला पंक्ति है जो आचार्य शूल ने कहा है कि बिहारी जी इस रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों में विधान में दिखाई पड़ता है। आगे कहते हैं उन्होंने, अगली जो उनकी पंक्तियां हैं वो कहती हैं कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पराखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बिलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव का स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। तो ध्यान देंगे, पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शूल ने लिखा है बिहारी व सस्सई के बारे में। आगे लिखते हैं कि भावों नीचे ही रह जाती है। ध्यान दें कि आचार्य रामचंद्र शूल ने कहा है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। उनका जन्म मेंडवे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रूप था। ध्यान देंगे, वृंद का जो पूरा नाम था वृंदावन था, इनका जन्म मेंडवे में हुआ था, इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। ध्यान देंगे, वृंद के आश्रयदाता कौन थे, तो औरंगजेब था और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह
थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं कालक्रम अनुसार निम्नांकित हैं। तो वृंद की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहली रचना इनकी है 12 मासा। तो 12 मासा कब लिखी गई? 1668 ईस्वी में 12 महीनों का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना इनकी है भाव पंचाशिका, जो 1686 में लिखी गई। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन किया गया है। अगली रचना है नयन पचीसी, जो 1686 में लिखी गई। नेत्रों के द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन किया गया है। अगली रचना इनकी है पवन पचीसी, जो 1649 में लिखी गई। खड़यंत्रों का छप्पे छंद में वर्णन किया गया है। श्रृंगार शिक्षा, जो 1649 में लिखी गई। आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया है। अगली रचना है यमक सस्सई, जो 1786 में लिखी गई। 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। अगली रचना है इनकी, तो ये जो रचनाएं हैं वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख रीतकालीन कवियों की रचनाएं। तो हिंदी की अन्य प्रमुख रीतकालीन कवियों की रचनाएं देखते हैं। हिंदी की अन्य प्रमुख रीतकालीन कवियों की रचनाएं। पहले कवि हैं रसनिधि पृथ्वी सिंह। ठीक है, रसनिधि पृथ्वी सिंह। इनकी कौन कौन सी रचना है? रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला। तो किनकी रचना है? रसनिधि पृथ्वी सिंह की। अगले कवि है रीतकालीन नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी। तो नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी कौन कौन सी रचना है? नायिका भेद, नक्शिक, सात शतक। अगले कवि हैं नेवाज। इनकी कौन सी रचना है? शकुंतल नाटक। अगले कवि हैं कृष्ण कवि लाल। इनकी कौन सी रचना है? बिहारी सस्सई का टीका, विदुर प्रजागर। ठीक है। अगली रचना है हटजी की। तो अगले कवि जो हटजी हैं तो उनकी कौन सी रचना है? श्री राधा सुधा शतक, 103 छंदों में। अगले कवि हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की कौन सी रचनाएं हैं? विक्रम सस्सई, ब्रज लीला। अगले रचना कवि हैं राम सहाय भगत। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? राम सस्सई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगणी, ककहरा। इनकी रचनाएं हैं? राम सहाय भगत की हैं। अगले कवि हैं बेनी वाजपेयी। इनकी कौन सी रचनाएं हैं? फुटकर छंद। अगले कवि हैं पजनेश। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पजनेश प्रकाश, नक्शिक, मधुर प्रिया। ध्यान देंगे, मधुर प्रिया, नक्शिक, पजनेश प्रकाश, ये पजनेश की रचनाएं हैं। राम सहाय भगत का ककहरा जायसी को अखरावट की शैली में लिखा है। तो राम सहाय का भगत ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। ध्यान देंगे। आगे देखते हैं रीत मुक्त कवि। तो ठीक है, रीत मुक्त कवि की बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम के रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। जो आलम थे वो जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम के रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए थे। वज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से 1703 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है। जिनका कविता काल कब माना जाता है? 1683 से 1703 ईस्वी माना जाता है आलम की। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? आलम केल, माधवानल कामन कदला, सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही। ये किनकी रचनाएं हैं? आलम की है। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। तो आलम के विषय में आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपने तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं से हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है। तो किनकी रचना किन्होंने कहा है? तो आचार्य राम शुक्ल ने आलम के बारे में लिखा है। आगे लिखते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घराने की कोट में ही होनी चाहिए। तो आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घराने की कोट में ही करनी चाहिए। आचार्य राम शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। तो आचार्य राम शुक्ल क्या लिखते हैं घनानंद के विषय में कि साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। जीवन काल इनका 1689 से 1739 ईस्वी तक है। जन्म स्थान बुलंदशहर है और मृत्यु स्थल क्या है? वृंदावन है। संप्रदाय कौन सा? निम्बार्क है। और प्रेयसी कौन है? गणिका सुजान है। आश्रयदाता कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले हैं। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैयां लिखे हैं जो निम्न है। तो घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैये लिखे हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ
सुंदरताओं के चाह के रंग में भीजो हिये बिहुरो मिले प्रीतम सती न माने भाषा प्रवीण सुचंदा सदा रहे सौ घन जू के कवित बखानो। तो इन्होंने पहला ये सवैया लिखा। दूसरा सवैया लिखा है प्रेम सदा अति ऊंचे लहै सूकहि इह भांति की बात छकी सुन के सबके मन लालच दौरे पै बौरे लखे सब बुद्धि चकी जग की कविताएं के धोखे रहे हैं प्रवीणन की मत जाति जाकी समुझे कविता घनानंद की ही आंखें नेह की पीर तकी। तो ये घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैये लिखे थे। आगे देखते हैं घनानंद की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पहली इनकी रचना है सुजान सार, दूसरी है इश्क लता, तीसरी है विरह लीला, चौथी है वियोग बेली, पाँचवीं है कोकसार, छठवीं है कृपाकंद, सातवीं है रस केलवल्ली और आठवीं है यमुना यश। ये इनकी घनानंद की रचनाएं हैं। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। तो इनकी रचना विरह लीला है वो ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने निम्न पंक्तियां कही हैं। तो घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कुछ पंक्तियां कही, उनको देख लेते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और समर्थ नहीं हुआ। विशुद्ध के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हैं। तो घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल कहते हैं धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो आचार्य शुक्ल कह रहे हैं घनानंद के बारे में। आगे कहते हैं प्रेम की अनिवार्यता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया गया है। चौथे पंक्ति कहते हैं कि घनानंद उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूपरंग को व्यंजना के लिए भाषा को ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं की थी। अगले पंक्ति में कहते हैं लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग के लिए प्रकट हुए हैं। तो ये पंक्ति किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, ध्यान देंगे रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखते हैं। रीतकाल की बौद्धिक विरानुभूति, निष्पन्नता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा का टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है। मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। लेकिन इनका पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। आगे है बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। तो बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम करते थे। तो पन्ना के दरबार की जो शुभान नाम की एक गणिका थी, उससे बोधा प्रेम करते थे। बोधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? विरह वरीश, इश्कनामा, तो इनकी रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की, असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। तो रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुरों की चर्चा की है। पहले कौन है? असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीतकाल की रीतमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। तो रीतकाल की रीतमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है, ध्यान देंगे। इनका पूर्ण नाम क्या था? ठाकुर दास था। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर के आश्रयदाता कौन थे? जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं?
ठाकुर ठसक ठासुर शतक। ठीक है, ये ठाकुर की रचना है। आचार्य रामचंद्र ने ठाकुर के संबंध में क्या लिखा है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनकी कृत्रिमता को लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दांडवर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। तो ये जो पंक्तियां कही हैं उन्होंने आचार्य रामचंद्र ने ठाकुर के संबंध में की है। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर लोक व्यवहार की अनेकाग्रदर्शी कवि थे। तो ये किन्होंने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र ने कहा है। आगे दृढ़देव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। दृढ़देव जो महाराज मानसिंह हैं ये अयोध्या के महाराज थे। दृढ़देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, ये दृढ़देव की प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र ने लिखा है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्धि कवि का समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों की पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भववाई फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई हैं। आगे लिखते हैं ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ा है। ठीक है, तो दृढ़देव के बारे में आचार्य रामचंद्र ने लिखा है। तो दोस्तों आज का हमारा यहाँ समय समाप्त होता है। रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हम अगले पार्ट में बात करेंगे, जिसमें सभी रीतबद्ध और जितने भी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी पंक्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर